हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैव विकास के इम्पॉर्टेंट 21 क्वेश्चन अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जूलॉजी में। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे इस चैनल पर जूलॉजी, बॉटनी और जीएस तीनों के ही LT ग्रेड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यूथ पब्लिकेशन की बुक से लिए गए हैं, और ये बिल्कुल अपडेटेड है। तो आप जो है सारे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से आपको ये सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पे है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। पहला दिया, अश्व का अग्रपाद और व्हेल के फिलिप्स अनुरूप संरचनाएं हैं, यानी कि एनालॉगस हैं। अनुरूप अंग किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं। समजातीय अंग किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं। कीटों के पंख पक्षियों के पंख के समजातीय होते हैं। पूछा है कौन सा सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनालॉगस ऑर्गन आर नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी किनशिप्स। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुरूप अंग किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं। अनुरूप अंग विभिन्न जंतुओं के वे अंग हैं जो संरचना में भले ही भिन्न होते हों, लेकिन उनका कार्य जो है वो बिल्कुल समान होता है। ऐसे अंगों को जो है अनुरूप अंग कहा जाता है, यानी कि एनालॉगस अंग कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन मैन एटिज्म मीन, मनुष्य में पूर्वजता, यानी कि एटिज्म का क्या मतलब है। कुछ गुणों का अभाव हो जाना, नए गुणों का प्रकटन, वर्तमान गुणों में परिवर्तन, पैतृक गुणों का प्रकटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रीअपीयरेंस ऑफ एंसेंट्रल कैरेक्टर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में पूर्वजता का मतलब है पैतृक गुणों का प्रकटन, यानी कि पैतृक गुणों का प्रकट हो जाना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्वजता में एक अवधि के बाद एक जीव में एक फेनोटिपिक लक्षण फिर से प्रकट होता है। ये ऐसे लक्षण है जो संदर्भित करता है कि किसी के तत्काल पूर्ववर्तियों में मौजूद नहीं है, हालांकि उससे पूर्वजों में मौजूद था। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पूर्वजाता का क्या अर्थ है। नए लक्षणों का प्रकट होना, कुछ पहले से मौजूद लक्षणों का नुकसान, पैतृक लक्षणों का प्रकट होना, या फिर मौजूदा लक्षणों का विकास। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो पैतृक लक्षण है उनका फिर से प्रकट हो जाना ही मनुष्य में पूर्वजाता के लक्षणों में शामिल है। यानी कि पिछली पीढ़ियों में जो विकास हुआ है उनका विकास नई पीढ़ियों में उनके लक्षण देखने को मिल जाए तो उसे ही पूर्वजाता कहा जाता है, यानी कि एटाविज्म कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है। अपसारी विकास का, अभिसारी विकास का, सूक्ष्म विकास का, या बृहद विकास का। समजात संरचनाओं यानी होमोलॉगस स्ट्रक्चर सजेस्ट द ऑकरेंस ऑफ। सही जवाब ऑप्शन ए, अपसारी यानी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, अपसारी विकास का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अपसारी विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ही समान पूर्वज के समूह विकसित होते हैं और अंतर जमा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का निर्माण होता है। अजैविक कारकों में परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में भिन्न विकास हो सकता है, जैसे पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन या जब एक या नए स्थान उपलब्ध हो तो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं। यानी कि कुछ जातियों में जो समजात अंग पाए जाते हैं और उनका कार्य भी नहीं पता हो, तो ऐसे अंग क्या कहलाएंगे। ऐसे अंग वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाएंगे, अवशेषी अंग कहलाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, होमोलॉगस इंडिकेट्स, समजाता को निर्देशित करता है किसको। समान पूर्वज परंपरा, अपसारी विकास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो समजातता है, होमोलॉगस है, ये कॉमन, एसेंसरी और इसके साथ साथ डाइवर्ज एवोल्यूशन दोनों को ही प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों। समजातता समान पूर्वज परंपरा है और अपसारी विकास दोनों को निर्देशित करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, यानी कि जिसका अभी भी यूज हो रहा है। तो बोन्स, अस्थियां, हड्डियां जो है हमारी, ये अवशेषी अंग नहीं है। इसके अलावा विजडम टीथ, अपेंडिक्स और टेलबोन, ये तीनों ही अवशेषी अंग हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बोन्स जो है इसका यूज हम लोग अभी भी कर रहे हैं, ये अवशेषी अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन अवशेषी अंग है। कौन सा अवशेषी अंग है। बाह्य कर्ण की मांसपेशियां, कॉकिक्स, वर्मीफॉर अपेंडिक्स, या उपयुक्त सभी।
तो तीन के तीनों ही मनुष्यों में अब अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन, द फॉसिल और प्रिजर्व्ड इन, जीवाश्म संग्रहित किए जाते हैं, प्रिजर्व इन, फॉसिल जो है किसमें संग्रहित किए जाते हैं, इग्नियस चट्टानों में, सेडिमेंट्री चट्टानों में, मेटामॉर्फिक चट्टानों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सेडिमेंट्री चट्टानों में। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेष या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को ही पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, इन्हीं को जीवाश्म कहा जाता है। और ये जीवाश्म सेडिमेंट्री चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, अनुवांशिकी विचलन केवल होता है न्यूनतर समविष्ट, विशाल समविष्ट, मेंडेलियन समविष्ट, या फिर द्वीप समविष्ट, यानी कि स्मॉलर पॉपुलेशन, लार्जर पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन, या फिर आइसलैंड पॉपुलेशन। तो अभी हम लोगों ने देखा था, इसके पहले की जब हम लोग वीडियो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होते हैं वो स्मॉल पॉपुलेशन में होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वेल राइट। ठीक है, इसको ये शब्द जो है स्वेल राइट नामक वैज्ञानिक ने दिया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि आनुवंशिक विचलन शब्द किसने दिया, तो स्वेल राइट नामक वैज्ञानिक ने दिया है। अगला क्वेश्चन, जल में रहने वाले स्तनधारी हैं इन अ मैमल्स लिविंग इन वाटर, जो जल में रहने वाले स्तनधारी हैं वो फेफड़े आकार में छोटे होते हैं, फेफड़े आकार में बड़े होते हैं, हृदय आकार में छोटे होते हैं, हृदय आकार में बड़े होते हैं। तो जल में रहने वाले जो मैमल्स होते हैं उनके फेफड़े जो होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये श्वसन जल के अंदर फेफड़ों से नहीं करते हैं बल्कि ये अपने जो है गिल्स के माध्यम से करते हैं, इसलिए इनके फेफड़े जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, एलटी ग्रेड बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्मीफॉर अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, पेलिका सिमिलुनेरिया यानी अर्धचंद्रार्थ वलयन ये भी है, ईयर मसल्स भी है, लेकिन एपिग्लॉटिस जो है ये आपका अवशेषी अंग नहीं है। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जो भोजन नली और श्वास नली दोनों के ऊपर पाई जाती है। दोनों एक साथ जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये श्वास के माध्यम से भोजन श्वास नली में ना चला जाए, इसलिए एपिग्लॉटिस उसके ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है और ये अवशेषी अंग नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनालॉगस ऑर्गन डेवलप्ड ड्यू टू, अनुरूप अंग विकसित होने का कारण है अपसारी विकास, समानांतर विकास, या प्रगतिशील विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन के डेवलप होने का जो कारण है वो अभिसारी विकास है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। समजात अंगों के विपरीत ऐसे अंग होते हैं जो बहुत भिन्न प्रकार के जीवों में परंतु समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, इन्हीं को एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये अभिसारी विकास के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन, जैविक विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है। जैविक विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है। समदृश्य यानी सदृश व अवशेषी अंगों की उपस्थिति, सदृश व अवशेषी अंगों की उपस्थिति, समजातीय या समरूपीय अंगों की उपस्थिति, केवल समरूपीय अंगों की उपस्थिति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकरेंस ऑफ होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। समजात यानी होमोलॉगस और समरूप यानी एनालॉगस जैव विकास यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें समजात क्या है, होमोलॉगस क्या है, तो मौलिक समानता वाले अंगों को समजात अंग कहते हैं, उनकी समानता को समजातता कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब हम लोग जैव विकास के सिद्धांत से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप सो वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आपका शेयर, आपका कमेंट हमें हमारे लिए मोटिवेशन का भी कार्य करता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अलील का
अनुकूली मान 0.55 है तो इसका चयन गुणांक क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0.45। देखिए अब एलटी ग्रेड के पेपर में टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, 17 जनवरी को हमारा एग्जाम है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग का बार बार कमेंट आ रहा है कि मैम प्लीज़ बुक कंप्लीट करवा दीजिए। अगर हम लोग विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी कर ले रहे हैं, क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं, और साथ ही साथ रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जा रहा है, तो वहाँ से आप रिवीजन भी कर लीजिए और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो जाएगी और हम वीडियो को मतलब बुक को कंप्लीट भी करवा पाएंगे। इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपका सपोर्ट हमें कैसे मिलेगा? आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर और सब्सक्राइब से। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम हमेशा जो है वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति को विस्तार से किसके द्वारा समझाया गया? ऑप्शन है मिलर, ओपेरिन, हॉल्डेन या फिर फॉक्स। इसका सही जवाब ऑप्शन ए मिलर। रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति को मिलर द्वारा समझाया गया था। मिलर यूरे प्रयोग एक रासायनिक प्रयोग था जिसने उस समय की सोची गई स्थिति को प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद होने के लिए प्रेरित किया और उन परिस्थितियों में जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का परीक्षण किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिलर द्वारा जीवन की उत्पत्ति की समस्याओं को हल करने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया गया? यानी मिलर ने जो जीवन की उत्पत्ति को हल करने के लिए मिश्रण यूज किया था वो कौन सा था? पहले आपको बता दें, जो इन्होंने मिश्रण यूज किया था वो मिश्रण था 2:1:2 के अनुपात में, जिसमें 2 था CH4 यानी कि मीथेन, 1 था NH3 और 2 था H2 यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, मिलर के प्रयोगों में इन्होंने यूज किया मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और इसके साथ साथ इन्होंने वाटर का भी यूज किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर। ऑक्सीजन का यूज नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं किया, नाइट्रोजन नहीं किया। किसका किसका यूज किया था? मीथेन का, अमोनिया का, हाइड्रोजन और पानी का। मीथेन कितना था? 2, अमोनिया कितना था? 1 और हाइड्रोजन कितना था? 2। ठीक है, 2:1:1 का यूज जो है इन्होंने इसको मिश्रण करने में किया था, जीवन की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए किया था। इसको इन्होंने 75,000 वोल्ट के बीच एक गैस चैम्बर में 1 सप्ताह के लिए 2 टंगस्टन इलेक्ट्रॉन के बीच रखा और जीवन की उत्पत्ति की समस्या को हल करने के लिए इसी मिश्रण का प्रयोग जो है इन्होंने किया था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेनले मिलर ने एमिनो संश्लेषण से संबंधित अपने परीक्षण जो 1953 में किया था किन गैसों का मिश्रण था? तो अभी हम लोगों ने देखा कि वो कौन कौन से गैस थे, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और इसके साथ साथ जल। और जल यहाँ पे पूछा नहीं, केवल गैसों का मिश्रण पूछा है, तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, जो 2:1:2 के अनुपात में था। ये प्रयोग कब किया था? 1953 में। किसने किया था? मिलर नामक साइंटिस्ट ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति से पूर्व पृथ्वी का वायुमंडल किसके मिश्रण से मिलकर बना था? किससे मिलकर बना था? तो अभी हम लोगों ने देखा था जलवाष्प, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, ओजोन नहीं था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिलर के प्रयोग में निम्नलिखित मिश्रणों में से किस एक से सरल अमीनो अम्ल को संश्लेषित किया? किससे किया सरल अमीनो अम्ल को? तो अभी हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो 2:1:2 के अनुपात में है। साथ ही साथ इसमें जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, सभी स्तनधारी होने के नाते व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़, बंदर और घोड़ों के कुछ समान लक्षण होते हैं, लेकिन वे विशिष्ट अंतर भी दिखाते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? नॉर्मलाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, कन्वर्जेशन या फिर डाइवर्जेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डाइवर्जेंस यानी कि विचलन। व्हेन, डॉल्फिन, चमगादड़, बंदर, घोड़े ये सभी स्तनधारी हैं यानी मैमल्स हैं, इसलिए ये समान गुण दर्शाते हैं, लेकिन इसमें कुछ विशिष्ट भिन्नताएं भी होती हैं। इसी को अपसरण या फिर डाइवर्जेंस की प्रक्रिया भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी? कौन सी गैस मौजूद नहीं थी? अगर आपको मीथेन,
अमोनिया और हाइड्रोजन मिला था तो कौन सा नहीं मिला था? ऑक्सीजन नहीं मिला था, ऑक्सीजन ही मौजूद नहीं था। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इसके साथ साथ वाटर वेपर्स जो है वो मौजूद था। तो कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन डी ही सही गलत होते हुए भी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं था। अगला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुक्त नहीं थी? तो वही ऑक्सीजन मुक्त नहीं थी, बाकी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन थी 2:1:2 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन, कौन सा परिणाम यह दर्शाता है कि मनुष्य अन्य होमिनॉइड्स कपियों की अपेक्षा चिंपैंजी से अधिक निकट संबंधी था? मतलब किससे हमें पता चलता है कि और जो बंदर हैं और जो कपी हैं उनकी अपेक्षा जो मनुष्य है वो चिंपैंजी के ज़्यादा निकट था? किससे हमें पता चलेगा? केवल लिंग गुणसूत्रों की डीएनए के प्रमाण से, केवल गुणसूत्रों की आकृति की तुलना, केवल जीवाश्म रिकॉर्ड तथा जीवाश्म माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए द्वारा, या फिर लिंग गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र व माइटोकॉन्ड्रिया के निष्कर्षित डीएनए के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक। चिंपैंजी व मनुष्य में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र व माइटोकॉन्ड्रिया से निष्कर्षित डीएनए द्वारा यह प्रमाणित होता है कि जो मनुष्य हैं वो होमेनॉइड्स कपियों की अपेक्षा चिंपैंजी के अधिक निकट थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो अभी हम लोगों ने देखा था सिविल राइट्स नामक साइंटिस्ट ने जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना जो है वो दी थी। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये स्मॉल मतलब जो जहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन, पुनर्पूंजीकरण यानी कि कैप्टिल्यूशन थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डार्विन, लैमार्क, हेकल या फिर फिशर? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, हेकल। पुनर्पूंजीकरण का सिद्धांत, रिकैपिटुलेशन का सिद्धांत जो है वो हेकल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनका पूरा नाम अर्नेस्ट हेकल है, इन्होंने ही इसे जो है प्रतिपादित किया। ओंटोजेनी का सिद्धांत, फाइलोजेनी को पुनरीकृत किया कि एक जीव के भ्रूण का विकास निषेचन के गर्भधारण या अंडे देने तक होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओंटोजेनी, रिकेप्युटुलस, फाइलोजेनी किसका संक्षिप्त विवरण है? किसका है? उत्परिवर्तन का, बायोजेनिक्स का, डार्विनवाद का या फिर बायोजेनेटिक नियम का? सही जवाब ऑप्शन डी, बायोजेनेटिक लॉ का। ओंटोजेनी, रिकैपुलेशन, फाइलोजेनी सिद्धांत बायोजेनेटिक नियम का संक्षिप्त विवरण है। पशु भ्रूण के विकास के दौरान प्रजातियों का विकासवाद विकास दोहराया जाता है, यही इसमें बताया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जंतु अपने पूर्वजों के भ्रूण अवस्था को भ्रूण काल के दौरान दोहराते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? बायोजेनिक नियम, बायोजेनेटिक लॉ, फॉर्निक लॉ, फ्लोरोकिन लॉ, हार्डी वीनबर्ग नियम या फिर एना मिक्समैंडर लॉ? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोजेनेटिक लॉ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जंतु अपने पूर्वजों की भ्रूण अवस्था को भ्रूणीय काल के दौरान दोहराते हैं, या बायोजेनेटिक लॉ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, हैकल का पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? यानी हैकल्स का जो रिकैपिटुलेशन थ्योरी है वो किस पर आधारित है? आनुवांशिक भिन्नता, जेनेटिक वेरिएशन या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फॉसिल रिकॉर्ड या फिर नॉन ऑफ एबव? सही जवाब ऑप्शन बी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण विकास। हैकल का रिकैपिटुलेशन का जो सिद्धांत है ये भ्रूण विकास पर संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु प्रपोज द रिकैपिटुलेशन थ्योरी? रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरेक्शन सह विकास को बढ़ावा नहीं देगा? इंटरेक्शन विल नॉट प्रमोट को एवोल्यूशन। कौन सा इसमें वो है जो को एवोल्यूशन को मतलब बढ़ावा नहीं देगा? पहला, इंटर स्पेसिफिक प्रतियोगिता यानी कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए, अंतर जातीय प्रतियोगिता, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन यह सह विकास को बढ़ावा नहीं देगा और यह विभिन्न जीवों के बीच में होता है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास की अपरिवर्तनीयता किसके द्वारा कहा गया था? डोलो, कोप, ग्लॉगर या फिर गॉज? विकास की अपरिवर्तनीयता किसके द्वारा कहा गया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डोलो के द्वारा। डोलो द्वारा विकास की अपरिवर्तनीयता को बताया गया
ग्लोगर नियम के अनुसार गर्म रक्त वाले जानवरों में अधिक मेलानिन वर्णक होता है, जिसे विकास की अपरिणयता कहा जाता है। ये जानवर ऐसे स्थान पर नहीं रह सकते जिनकी आवश्यकता समान हो। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास का अर्थ यह भी हो सकता है, विकास का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? तो इतिहास और विविधता के साथ जाति का विकास भी विकास कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रमिक पीढ़ियों में जानवरों या पौधों की आबादी के लक्षणों में क्रमिक परिवर्तन उनके विपरीत पूर्वजों में मौजूद प्रजातियों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है तथा यह घटना विकास में शामिल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतः स्फुर्तन जनन के विचारों का सर्वप्रथम खंडन किसके द्वारा किया गया? एफ रेडी, एल स्पेलजानी, एल पाश्चर, एस एल मिलर, किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एफ रेडी। स्वतः स्फुर्तन जनन के सिद्धांत को पहले फ्रांसिस्को रेडी ने स्वीकार नहीं किया था। बाद में लाजारो स्पेनजानी और लुई पाश्चर तथा इन सभी वैज्ञानिकों ने बायोजेनिक्स का समर्थन किया और साबित किया कि नए जीव केवल पहले से मौजूद जीवों से ही बनते हैं। ठीक, पहले इसको जो है एफ रेडी यानी फ्रांसिस्को रेडी ने स्वीकार नहीं किया था, बाद में भी इन्होंने स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रजाति विविधीकरण किसका प्रतिनिधित्व करता है? दीर्घ विकास यानी मैक्रो एवोल्यूशन, मेगा एवोल्यूशन, माइक्रो एवोल्यूशन या फिर म्यूटेशन? सही जवाब ऑप्शन सी, माइक्रो एवोल्यूशन। प्रजाति विविधीकरण सूक्ष्म विकास का प्रतिनिधित्व करता है जो जनसंख्या में छोटे परिवर्तन का उत्पादन करता है तथा महाविकास को नई प्रजातियों के समूह के गठन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है लगातार विकास, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार विकास, पर्यावरणीय संरक्षण रहित विकास, देखिए यहाँ रहित लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अगला, ऐसा विकास जो भविष्य की वर्तमान पीढ़ियों को आवश्यकताओं के समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यही बिल्कुल सही जवाब है कि हमारे आने वाले हमारा जो भविष्य है, जो हम लोग जो चीज़ यूज कर रहे हैं उसमें आने वाले जनरेशन को उस चीज़ के लिए समझौता ना करना पड़े, ऐसे हम लोग मतलब चीज़ों का उपयोग करें। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास की इकाई है, विकास की इकाई क्या है? तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या विकास की इकाई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विकास की मूलभूत इकाई जनसंख्या है। विकास का तात्पर्य उत्तरोत्तर पीढ़ियों से किसी जनसंख्या की विरासत में मिली विशेषताओं या जीन पूल के में परिवर्तन से है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत ओपेरिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब मिलर ने जीवन की उत्पत्ति खोजा था तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद थी? तो वहाँ पे मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, 3 चीज़ें मौजूद थी, साथ में जलवाष्प भी था। इसके अलावा और कुछ भी वहाँ नहीं था। अगर इसका अनुपात पूछ ले तो 2:1:2 के अनुपात में था। ठीक है, और लेकिन जीवन की उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत है ये किसने दिया? तो ओपेरिन ने दिया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घोड़े में पैर हैं अकेले, मैक्सोजोनिक पैर, पैराजोनिक फुट, एलोन, बोथ, मैक्सोजोनिक या फिर पैराजोनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। घोड़े के जो पैर हैं वो कैसे होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, मैक्सोजोनिक और पैराजोनिक दोनों ही होते हैं। घोड़े अश्व वंश की एक स्तनधारी हैं। घोड़े के विकास को 50 करोड़ साल की एक भूगर्भिक समस्या से माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भ्रूण काल के दौरान जानवर अपने पूर्वजों के भ्रूण अवस्था को दोहराते हैं, इस नियम को क्या कहा जाता है? फ्लोरकिन का नियम, एनामिक्जिमेंडर का नियम, बायोजेनेटिक का नियम या हार्डी वीनबर्ग का नियम? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोजेनेटिक लॉ। भ्रूणीय अवस्था के दौरान जंतु अपने पूर्वज के भ्रूणीय अवस्था को दोहराते हैं। इस विधि को बायोजेनेटिक नियम या फिर रिकैपुलेशन सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम कल की वीडियो के कमेंट ले लेते हैं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें रजनी संख्या का कमेंट आया है। थैंक यू सो मच सर। हमारा जो जीएस का
एलटी ग्रेड के लिए जीएस का जो सीरीज चल रही है उस पे आया है। उसके अलावा श्वेता वर्मा का बॉटनी के क्लास पे आया है। इसी चैनल पे आपको एलटी ग्रेड के लिए बॉटनी की भी क्लासेस मिल जाएगी। उसके बाद श्वेता वर्मा का ही आया बॉटनी के लिए कि जूलॉजी और बॉटनी जो है एलटी ग्रेड के पेपर तक कंप्लीट करा दीजिए। तो श्वेता जी, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ। पूरे बुक को कंप्लीट कराने का प्रॉमिस तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। मैं प्रॉमिस तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, ठीक। इसके अलावा अंशिका का आया, अंशिका खरे का, थैंक यू मैम। कब तक कंप्लीट होगा? बहुत जल्द, एज सुन एज, ठीक है, कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही। इसी तरह आप लोग भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और हमारे लिए 2 शब्द अच्छे लिख सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। हर एक कमेंट का पर्सनली मैं खुद रिप्लाई करती हूँ, तो आप लोग भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर नहीं तो वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग स्टेनले और मिलर ने अपने प्रयोगों में नहीं किया? किसका नहीं किया? हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन। तो हमने देखा था हाइड्रोजन का किया, मीथेन का किया, अमोनिया का किया, ऑक्सीजन का जो है वो नहीं किया था। नवोदय विद्यालय यानी एनवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टेनले और मिलर ने ऑक्सीजन का यूज जो है वो नहीं किया था। यूज किया किस किस का था? तो मीथेन का किया था, मीथेन जिसे CH4 कहते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन का किया था H2 और अमोनिया का किया था NH3 का, ठीक है। इसके अलावा जलवाष्प भी वहां पे मौजूद था। अगला क्वेश्चन, ऑन्टोजनी रिकेपिटुलेट फाइलोजेनी इस परिघटना को किसके द्वारा समझाया गया? उत्परिवर्तन सिद्धांत, वंशानुक्रम सिद्धांत, पुनरावृत्ति सिद्धांत या प्राकृतिक चयन सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यूटेनियो थ्योरी, यानी कि उत्परिवर्तन सिद्धांत के द्वारा बायोजेनेटिक नियम जो अर्नेस्ट हेकल ने प्रतिपादित किया था, इसी को रिकैपिटुलेशन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसी को एम्ब्रियोलॉजिकल पैरालिज्म भी कहते हैं, इसी को बायोजेनेटिकल लॉ भी कहते हैं। और इसको जो है किसके द्वारा समझाया गया? ये उत्परिवर्तन सिद्धांत के द्वारा जो है इसको समझाया। एक मिनट नहीं 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 नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकैपुलेशन थ्योरी के द्वारा। मैं बोल सही रही हूँ लेकिन मार्क मैंने गलत कर दिया। रिकैपुलेशन थ्योरी के द्वारा जो है ये समझाया गया। अगला क्वेश्चन, बायोजेनेटिक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो अभी हम लोगों ने देखा कि बायोजेनेटिक का जो नियम है ये अर्नेस्ट हेकल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसी को रिकैपुलेशन सिद्धांत, बायोजेनेटिक लॉ या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल पैरालिज्म के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे कुछ क्वेश्चन लैमार्कवाद से, डार्विनवाद से, उसको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। आगे हम लोग लैमार्कवाद, डार्विनवाद और इसके साथ साथ न्यू डार्विनिज्म, उत्परिवर्तन के जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4-5 टॉपिक इसमें और बचे हैं, जैसे एवोल्यूशन, ग्रोथ, एज यानी कि कालांतर में विकास, इसके भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। मानव का विकास यानी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, इसके भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इन सबको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन और डाइजेशन स्टार्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।